नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी की कक्षा में, जहां पर हम उड़ान सीरीज के माध्यम से सारे के सारे सिलेबस को क्वेश्चंस के माध्यम से इन डिटेल समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? खम्मा घनी जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर आज के शानदार जिंदाबाद जबरदस्त सेशन को हम लोग शुरू करने वाले हैं। जल्दी से आप लोग आ जाएं, फिर बढ़िया तरह चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। पिछले हफ्ते क्योंकि ये सीरीज सप्ताह के बीच में शुरू हुई थी, तो मेरी एक ही दिन क्लास रही थी। अब मेरी 3 दिन क्लास यहाँ पर रहने वाली है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। बहुत बढ़िया, आइए, स्वागत है आप सभी का जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हवा में प्रणाम। हवा में प्रणाम कैसे होता है भाई? हवा में प्रणाम ऐसे होता है क्या? बहुत शानदार। सर आप ही लेट हो? नहीं भाई, मैं लेट नहीं हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरी इससे पहले एकदम जस्ट क्लास थी, तो एक क्लास में से निकल के दूसरी क्लास में आना, ऑफलाइन हो तो घूम के बस चले जाओ, बट वहाँ से यहाँ आने में वहाँ बंद करो, फिर उसके बाद यहाँ आओ, यहाँ की सेटिंग करो, तमाम चीज़ें रहती है। एक बार प्यारी सी स्माइल दिखा दीजिए आप अपनी, क्योंकि आपकी स्माइल मुझे दिख जाएगी, फिर मेरी एनर्जी डबल हो जाएगी और फिर मैं बेहतर से बेहतर आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, अरे वाह, क्या कहना। पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, वाह, बहुत शानदार। चलो अब बिना देरी करे शुरू करते हैं चीजों को। आप गंभीरता से समझना, जानना, हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है, जिससे एक प्रॉपर रिवीजन भी हो और आपका जो सिलेबस है वो एक तरह से दोबारा से घूम करके आपके सामने आ जाए। तो बिना देरी करे शुरू करें आज का सेशन। चलो शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किस क्रम में पश्च स्वर है, कौन सा पश्च स्वर है, ये बताने का आप लोग प्रयास करें। पश्च स्वर कौन से में आपको दिखाई दे रहा है? पश्च स्वर क्या होता है? लगाओ उत्तर यहां पर। सब लोग उत्तर देंगे, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जी जी। पश्च स्वर देखो, अब थोड़ा समझो यहां पर। ये पश्च का मतलब क्या है? गंभीरता समझना। पश्च का मतलब है पीछे। पश्च का मतलब है पीछे, पीछे या पिछला, पीछे या पिछला। तो आप बोलोगे सर पीछे या पिछला स्वर, ये क्या कॉन्सेप्ट बना? हाँ भाई, होता है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। जीभ या जिह्वा, जीभ या क्या कहोगे, जिह्वा के आधार पर, जीभ या जिह्वा के आधार पर, जीभ या जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं, जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, के प्रयोग के आधार पर, के प्रयोग के आधार पर लिखना ज्यादा उपयुक्त है। एक मिनट रुको। जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, मतलब आप जीभ के कौन से हिस्से को प्रयोग कर रहे हो, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वर, जीभ या जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? वो 3 प्रकार के हैं। यानी कैसे कैसे? तो एक जीभ बना लेते हैं भाई, यहां पे ये बनी जीभ। ओ भाई साहब, ये जीभ ना ऐसी लग रही है, पीछे से तो है मोटी, आगे से है ये पतली। तो इसका मतलब क्या है? ये एक लड़की की जीभ है, पीछे से आराम करती रहती है ये जीभ और आगे से चलती रहती है, लप 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 चलती रहती है। हालत इसकी खराब है। तो ज्यादा जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो कैसी हो जाती है? वो फिट हो जाती है बिल्कुल। जब हम दौड़ लगाने लगते हैं तो बॉडी फिट हो जाती है, पतली हो जाती है, छरहरी, तो बिल्कुल वैसी ही। तो ये जीभ का अग्रभाग है। ये जीभ का कौन सा है? ये जीभ का अग्रभाग है, अगला भाग है ये वाला। ये जीभ का मध्य भाग है, इसी मध्य भाग को केंद्रीय भाग कहा जाता है। और ये जीभ का पश्च भाग है, पश्च मतलब पिछला। तो जिन स्वरों का उच्चारण, ध्यान से, जिन स्वरों का उच्चारण, हाँ तीखी जुबान, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से होता है वो अग्रस्वर, जिनका बीच से होता है उनको मध्य स्वर, और जिनका पीछे से होता है उसको पश्च स्वर कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं सीधे, अग्रस्वर कितने हैं? तो अगर आपसे कहा जाए अग्रभाग से किसका उच्चारण होता है, अग्रभाग से अग्रस्वर आते हैं, और अग्रस्वरों की संख्या कितनी है? 4। ये कौन कौन से हैं?
ये कौन कौन से हैं? तो इसमें छोटी ई, इसमें ये बड़ी ई, इसमें ये आपका ए और इसमें आपका आई। इनका उच्चारण अग्रभाग से होता है। मध्य से किसका होता है? मध्य से, मध्य भाग से, मध्य या इसी को केंद्रीय स्वर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? केंद्रीय स्वर। तो मध्य या केंद्रीय स्वर, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 1 और ये है अ। ये अ अकेला जो है ये मध्य या केंद्रीय स्वर है, और इसके अलावा जितने भी बचे ये सारे क्या कहलाते हैं? पश्च, मतलब पछले भाग से, तो ये पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या है 5। और ये कौन कौन से हैं प्यारे बाबू? तो इसमें आप सीधे लिखिए आ लिखिए, इसमें फिर ये छोटा ऊ, इसमें ये बड़ा ऊ, इसमें ये आपका ओ और इसमें ये आपका औ। तो ये 5 जो हैं ये आपके क्या हैं? पश्च स्वर हैं, 1 आपका मध्य स्वर है और 4 आपके अग्र स्वर हैं। इन भाई साहब ने कौन सा पूछा है कि पश्च स्वर कौन सा है? तो आप देखो क्या उत्तर आपका बी आ रहा है क्या? बी उत्तर आ रहा है क्या आपका? हाँ, आप कहोगे हाँ जी सर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये है पश्च स्वर और ये तीनों, ये क्या है? ये तो तीनों के तीनों अग्र स्वर में से हैं। बोलो, भूलोगे तो नहीं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। हाँ, न्यू बैच में लास्ट के 3 दिन का शेड्यूल है, शुरू के 3 दिन का शेड्यूल यहाँ का है। जी जी, अब बेवफा लिखते, कमाल है। बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? थम्स अप करो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग चलते हैं और समझते हैं। देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है ये बताने का प्रयास करो आप। कौन सा इसमें जो कथन है, यानी कि जो बात यहां पर कही गई है वो गलत है? क्योंकि कहना गलत गलत के छुपाना सही सही, पेपर में उल्टा है, कहना सही सही के छुपाना गलत गलत। बताओ इसमें से कौन सा? देखो ये बोल रहा है ध जो है ये सघोष है, महाप्राण है, दंत्य है। ब के बारे में क्या बोल रहा है ये? कि सघोष है, औष्ठ्य है, महाप्राण है। च के बारे में बोल रहा है कि अघोष है, तालव्य है, अल्पप्राण है। और ख के बारे में बोल रहा है कि कंठ्य है, महाप्राण है और अघोष है। पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबसे पहले इनकी नंबरिंग आप करो। नंबरिंग कैसे? क्योंकि ध जो है ये कौन से वर्ग का है? त थ द ध, तो त वर्ग का है और ये चौथे नंबर का है। त वर्ग का है, चौथे वर्ग का है, तो त वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? दांतों से होता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का सघोष होता है, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन आपका ठीक। ब के बारे में देखो तो प फ ब, प वर्ग का तीसरा है। कैसा है? प वर्ग का तीसरा है। तो तीसरा जो होता है, प वर्ग कैसा है? ओष्ठ्य है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है तो सघोष है, परंतु तीसरा महाप्राण नहीं होता। तीसरा क्या? तीसरा महाप्राण नहीं होता है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ये हमारा गलत हो गया और यही हमारा उत्तर आ गया। तो आप इतना भी छोड़कर पेपर में आगे बढ़ सकते हो, पर मैं थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देता हूं। यहां पर यह है, एक मिनट दोस्तों, हाँ, मुंह में हीरा टक गया था दरअसल, उसको मैंने बाहर निकाला। हाँ च जो है ये अपने वर्ग का पहला है, च छ ज झ य, तो च तालव्य है, बिल्कुल ठीक है। च पहला है, पहला दूसरा अघोष होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है, बिल्कुल ठीक। अब ख को देखो अपने वर्ग का, क ख दूसरा है, कंठ्य है, दूसरा महाप्राण है, अघोष है, राइट है। तो गलत कौन सा हुआ? गलत इसमें बी हुआ। तो आपको मैं एक बार बता देता हूं कि यहां पर ध्यान रखना है आपको, यहां पर मैं आपको ध्यान रख, अघोष, तो अघोष के बारे में नंबर क्या याद रखना है? अघोष के बारे में नंबर याद रखना है 1 और 2, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। क्या याद रखना है? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा क्या है? अघोष है। अगर यहीं पर हम सघोष की बात करें तो नंबर क्या याद रखना है बाबूजी? नंबर याद रखना है तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे अघोष, सघोष, उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे अल्प प्राण, क्या देखोगे बाबू? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में ध्यान रखना चाहिए, अल्प प्राण में 1, 3, 5, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा,
प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का जो पहला होता है, तीसरा होता है और बाबूजी जो पांचवा होता है, ये कैसा रहेगा? ये आपका अल्प प्राण रहेगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपका महाप्राण पे, इसको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है महाप्राण, दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण है। किसका? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, इसको भूलिएगा नहीं, और यहां पर ऑप्शन भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कौन से में हुआ? यहां पर 4 शब्द दिए हैं और पूछ रहा है कि उत्क्षिप्त ध्वनि जो है इसका प्रयोग कहां पर हुआ है? आरजू में, ठीक है, आरजू, यहां पर ये आएगा आरजू, खसरा, पढ़ाई और जफर। बताओ इसमें उत्क्षिप्त ध्वनि कौन सी है जहां पर इसका प्रयोग होता हुआ आपको नजर आ रहा है? बहुत शानदार, कमाल कर रहे हो भाई, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। देखो पहली बात तो ये समझो, बहुत बढ़िया आपने उत्तर दिया, जिन जिन ने उत्तर दिया पढ़ाई बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उत्क्षिप्त ध्वनियों के अन्य नाम भी आपको पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए? उत्क्षिप्त ध्वनियों के अन्य नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसका अन्य नाम है द्विगुण व्यंजन। बात सही है कि गलत है? मैं सही पढ़ा रहा हूं क्या? मैंने यहां पर बोला कि इनका अन्य नाम है द्विगुण व्यंजन। और द्वि का मतलब क्या होता है? द्वि का मतलब दो। तो दो के गुण जिनमें हो, जिनमें हो, जिनमें दो के गुण हो, जिनमें दो के गुण हो, जिनमें दो के गुण हो, जिनमें क्या हो? दो के गुण हो, जिनमें दो के गुण हो, वो क्या है? वो द्विगुण व्यंजन है। जिनमें दो के गुण होते हैं वो क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। दो क्या? तो आप कहोगे सर दो क्या? तो दो भाषाओं के गुण। किनके? दो भाषाओं के गुण। दो भाषा कौन सी हैं? इनमें एक है हिंदी और एक है फारसी। यानी कि ऐसे व्यंजन जिनमें हिंदी और फारसी के गुण हो। तो हिंदी से जो गुण निकल करके आए वो कौन सा है? जैसे ऐसे लिखा, ये ड जो है ये हिंदी का है, ये जो ढ है ये हिंदी का है। परंतु जैसे ही हमने यहां पर ये नीचे की तरफ ये बिंदी लगाई, जिनको नुक्ता कहा जाता है, तो ये क्या है? ये है हमारा नुक्ता। और ये नुक्ता गुण किसका है? ये नुक्ता गुण फारसी का है। तो इनका अब उच्चारण क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे क्या? ये अब पहले तो ड था, पर ये ऐसे ही जैसे ही ये बिंदी लगी तो अब इसका उच्चारण हो गया अड़। क्या हो गया? अड़। और इसका उच्चारण क्या हो गया? इसका उच्चारण हो गया अढ़। ठीक है, अड़ और अढ़, अड़ और अढ़। तो ये क्या है? ये देखो यहां पर मैं अगर लिखूं तो ये है पढ़ाई। ये क्या है? पढ़ाई, पढ़ाई। पर यह है पढ़ाई, अढ़, अढ़। तो इसका ध्यान रखना है कि ये द्विगुण व्यंजन होते हैं, इन्हीं को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और बाबूजी इन्हीं का एक नाम और भी है, इनको ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको ताड़न जात व्यंजन कहा जाता है। ये चीज आपको समझनी है, ये चीज आपको जाननी है। साथ में एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट नोट का आप लोग ध्यान रखिएगा कि द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कभी भी, द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में, द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं होते, प्रयोग नहीं होते। द्विगुण व्यंजनों को कभी भी आप शब्द के आरंभ में प्रयोग नहीं कर सकते। एक मिनट दोस्तों, नहीं होते, ठीक है, नहीं होते। द्विगुण व्यंजन कभी भी शब्द के उसमें प्रयोग नहीं होते, ये चीज बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है, ये बात बताओ। कौन से ऑप्शन में आपके अंतस्थ व्यंजन दिखाई दे रहे हैं? ए में, बी में, सी में और डी में। तो शुरू में लिखा है क्या आपका? श और स, र और ल, ट और ढ, और उसके बाद लिखा है व और स। तो इसको गंभीरता से आप अगर देखेंगे, समझेंगे, तो देखो श और श ये क्या है? ये तो ऊष्म व्यंजन है। कैसे हैं? ये तो ऊष्म व्यंजन है। जबकि आप इसको देखो यहां पर ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। कैसे हैं? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4, जिसमें आपको लिखना है य, र,
ल और व, य र ल व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं बाबू, इनको बहुत अच्छे से आपको समझना है। जबकि ये ट और ढ, ट ठ ड ढ, तो ये ट वर्ग के हैं। किसके हैं? ये ट वर्ग के हैं। और जबकि व इसमें अलग है और स इसमें अलग है। जब यहां पर अंतस्थ व्यंजन के बारे में बात हुई तो मैं एक चीज बता देता हूं, यहां पर ध्यान रखना, अंतस्थ व्यंजनों में दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्धस्वर बोला जाता है। बताना अर्धस्वर किसको कहते हैं। एक क्वेश्चन आएगा आपका कि भाई लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन से हैं। लुंठित या प्रकंपित, है ना, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन बताओ। और एक आएगा आपका कि भाई पार्श्विक व्यंजन बताओ कौन सा है। ठीक है, तो मुझे बताना अर्धस्वर कौन सा है, कि किनको अर्धस्वर बोला जाता है, बताना एक बार। अर्धस्वर किसको बोला जाता है? अर्ध मतलब आधा, स्वर मतलब स्वर, है ना, आधे स्वर हैं, आधे व्यंजन हैं। तो आपको ध्यान रखना है य र ल व में से जो य है और जो व है इनको अर्धस्वर बोला जाता है। अर्ध मतलब आधा। जब आप जब य का उच्चारण करोगे तो इसमें ई की आवाज आती है, और व का उच्चारण करोगे तो इसमें से ऊ की आवाज आती है। तो क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ई और ऊ की आवाज आती है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कौन सा है? र को प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोला जाता है। लुंठित क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ मुख में कुछ लड़खड़ा सी जाती है, कुछ लुढ़क सी जाती है। और साथ में प्रकंपित क्यों? क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो जीभ बहुत तेज गति से वाइब्रेशन या कंपन में चली जाती है। हाँ ठीक है, ध्यान रखो। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो जो ये ल होता है आपका, इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण जब करते हैं तो जीभ के बगल से हवा जो है वो निकल भागती है। ओके, अब एक चीज बताओ मुझे ये बताओ कि य र ल व, आप में से देखो कितने लोग बता सकते हैं कि ये अघोष है या सघोष है? बताओ, ये अघोष है या सघोष है? बताओ। समोसा नहीं खाएंगे भाई, वजन बढ़ गया, आप खाओ। उत्तर दिया करो आप गंभीरता से। हाँ बहुत बढ़िया। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे तो कैसे हैं? ये सारे के सारे सघोष हैं, यानी कि इनका उच्चारण करते समय जो जिह्वा है, इनका उच्चारण करते समय जो जिह्वा है, मतलब जो हमारा स्वरतंत्र है, स्वरयंत्र है, उसमें कंपन होता है। और ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे अल्प प्राण हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं? अल्प प्राण हैं, अल्प प्राण हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इतनी बात कम से कम आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष शब्द में वर्णों का उचित क्रम कौन सा है? यानी कि यहां पर एक चीज होती है वर्ण विच्छेद। क्या होती है? वर्ण विच्छेद। एक चीज होती है वर्ण विच्छेद, वर्णों के बीच वर्णों को अलग अलग कर देना। वर्ण दो प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है, वर्ण दो प्रकार के आपके होते हैं। थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़िए दोस्तों, एनर्जी के साथ जब आप पढ़ोगे, हिम्मत के साथ पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, जैसे ही मैं कुछ पूछता हूं तो तुरंत उसका उत्तर लिखने की कोशिश करो। ऐसे ढीले ढाले मत रहो, जितने ढीले ढाले रहोगे उतना लाभ कुछ होने वाला नहीं है। गंभीरता, क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि उलझनों से डरे नहीं, मशक्कत करे भरपूर। उलझनों से डरे नहीं, मशक्कत करे भरपूर, और इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए हुजूर। सब लोग देखो, आप आज आपकी संख्या कुछ भी हो सकती है, आप देख रहे होंगे आपकी संख्या कितनी है। ये इतने ही बच्चे हैं जो सफल होते हैं फाइनली। अब देखो सीईटी आप बहुत सारे दोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बनेगा, बाकी भी क्लियर करेंगे, बट आपकी जो ये तैयारी है ये आपको सीईटी मेंस, पुलिस वाले एग्जाम और डिफरेंट एग्जाम्स में काम आएगी। फाइनली आप ही का सिलेक्शन होगा। जो ऐसे समय में भी जब कोई नहीं पढ़ रहा है उस समय भी आप पढ़ रहे हो, तो इस बात को गंभीरता से देखो, गंभीरता से समझो कि आपका इरादा बहुत मजबूत है। तो परेशान नहीं होना है, हिम्मत से बढ़ते जाना है। वर्ण विच्छेद में क्या किया जाता है? वर्ण विच्छेद में हर एक वर्ण को अलग अलग कर दिया जाता है, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो। जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे यहां पर लिखा राम, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं नदी, ठीक है, मैं सरलता से लिख रहा हूं। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कृपण, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया कृपण। जैसे मैं यहां पर लिख दूं रामायण, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया रामायण। जैसे मैं यहां पर लिख दूं आपका
वृक्षारोपण, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया वृक्षारोपण, तो कॉपी उठाओ फटाफट। पर सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, राम को मैं बताता हूं। तो राम में जितने भी वर्ण हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए। कैसे अलग किया जाएगा? तो आप देखो, सबसे पहले र है और र के साथ में आ लगा हुआ है, तो जब स्वर को अलग करेंगे तो व्यंजन का शुद्ध रूप आ जाएगा हलंत रूप। तो र के साथ में आ, उसके बाद म है तो म भी पूरा है, म के साथ में अ लगा हुआ, ये राम का है। इसी प्रकार नदी का देखोगे तो न का शुद्ध रूप इसके साथ में अ लगा हुआ है, उसके बाद दी है तो द का शुद्ध रूप उसके साथ बड़ी की मात्रा है। ऐसे ही आप चीजों को बनाने का प्रयास करो, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर क्या चीज है, ये लिखा है कृपण, तो क है, क के साथ में ये री है, उसके बाद प का शुद्ध रूप है, उसके साथ में अ है, उसके बाद अण है, अण का शुद्ध रूप है और उसके साथ में अ है। इसी प्रकार बनाने का प्रयास करो, इनको लिखने का प्रयास करो। जैसे यहां पर रामायण लिखा है तो र के साथ में आ हो गया, फिर म के साथ में आपका आ हो गया, उसके बाद फिर य का शुद्ध रूप है उसके साथ में अ होगा, और अण का शुद्ध रूप है और हमारा अ हो जाएगा। इसी प्रकार वृक्षारोपण में देखो व के साथ में री की मात्रा है, उसके बाद क्ष है, देखो क्या है क्ष, तो क्ष में क होता है, आपका क्ष होता है और उसके साथ में आ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद र का शुद्ध रूप है उसके साथ में ओ लगा हुआ है, उसके बाद आपका प का शुद्ध रूप है उसके साथ में अ लगा हुआ है, उसके बाद अण का शुद्ध रूप है और अ लगा हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत आ गई मेरे भाई, इसको कैसे लिख दोगे? व का शुद्ध रूप है उसके साथ में री आ जाएगा, उसके साथ में क्ष है तो क्ष में क क्ष और इसके साथ में अ हो जाएगा। तो ये बन रहा है, ये आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ये आपके ऑप्शन डी में है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सी वालों की मोए मोए। हाँ, वृक्ष में री ही तो होता है, ये री ही तो है यहां पर, इसके अलावा कहां है इसमें? बोलो बात समझ में आई? एक बार दिल फेंको, एक बार फटाफट, एक बार दिल फेंको। इस तरह से आपको चीजें खोलनी आनी चाहिए। इसको कहते हैं वर्ण विच्छेद। स्वरों को और वर्णों को सबको अलग अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कंठ्य वर्ण नहीं है? बताओ। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्या कहने, दिल तो एकदम भेज देते हो आप। हाँ, दिल का क्या करें साहिब, हाँ, दिल का क्या करें, दिल का क्या करें, दिल से ही तो एनर्जी मिलती है, दिल ही तो ब्लड को फेंकता है। बहुत बढ़िया, फेंकने के लिए नहीं है दिल, हाँ देने के लिए है। हाँ, जैसे दिल देना भी बहुत मुश्किल हो गया है भाई। जैसे किसी ने कहा कि सर कुछ सुना दो, सुना देते हैं। तो दिल लेके मेरा हाथ में, कहते हैं मुझसे वो, क्या लोग इसके दाम। लोग भावनाओं को पकड़कर, दिल मतलब भावना, फीलिंग्स को पकड़ करके उनके साथ में खेलते हैं, ठीक है। तो क्या लोग इसके दाम बताना, सही सही, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कंठ्य, तो आपको देखना चाहिए कंठ्य, कंठ्य कौन कौन से हैं सब देख लेना चाहिए, इतना तो पता ही है हमको। देखो अ और आ, अ और आ जो है ये कंठ्य हैं। इसके बाद जो क वर्ग है आपका, कौन सा? जो आपका क वर्ग है, इसमें आपका क, ख, ग, घ और अंग, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग में ये कंठ्य हो जाते हैं। और इसके बाद जो आपका ह होता है ये भी आपका कंठ्य होता है। अकूह विसर्जनीयम, ये सिद्धांत है। तो देखो ह भी है, अ भी है, क भी है, ये झ नहीं है। ये किस वर्ग में आता है? ये च वर्ग का है। ये किसका है? ये च वर्ग का है। च, छ, ज, झ और इय, च छ ज झ इय, तो ये च वर्ग का है। और च वर्ग कहां से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है, ना कि कंठ से। तो ये तालव्य है बाबू। क्या है? ये तालव्य है। तो झ हमारा यहां पर नहीं रहने वाला, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस क्रम में सघोष महाप्राण व्यंजन है? यानी कि आपको यहां पर एक ऐसा व्यंजन पकड़ना है जो महाप्राण भी हो और जो सघोष भी हो। अगर आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है तो आप चीजों को पकड़ पाएंगे, तो नहीं पकड़ पाएंगे अगर गलत होगा। ठीक है, बताइए, उत्तर दीजिए दोस्तों। किस क्रम में सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो आपको देखना चाहिए, नंबर देखो इनका। ये क वर्ग का कैसा है? ये क वर्ग का पहला है।
च छ ये अपने वर्ग का दूसरा है। अब ये ह है, ह क्या है, ये आपके ऊष्म व्यंजनों में से है। किसमें है, ये आपके ऊष्म व्यंजन में से है, ऊष्म व्यंजन में से। और बाबूजी ये ल जो है ये आपके अंतस्थ व्यंजन में से है। तो अभी अभी हमने एक चीज देखी थी, अभी अभी हमने एक चीज देखी थी कि ऊष अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं। सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं और आपके महाप्राण अल्प प्राण होते हैं। कैसे होते हैं, अल्प प्राण। अभी देखा था हमने य र ल व, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये अल्प प्राण हैं, य र ल व। परंतु अगर आप ऊष व्यंजनों को देखोगे तो श श स और ह, अगर इनको समझोगे तो इसमें ये चारों के चारों तो महाप्राण हैं, ये बात तो ध्यान रखनी है। परंतु अघोष सघोष में अंतर है। ये तीनों आपके अघोष हैं, ये तीनों आपके अघोष हैं, जबकि ये सघोष है। जबकि ये कैसा है, ये सघोष है। तो इसने क्या पूछा, सघोष और महाप्राण हो, तो मेरे हिसाब से इसमें ह ही होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। छ को देख लेते हैं, तो छ अपने वर्ग का कैसा है, दूसरा है। तो ये महाप्राण वाली कसौटी पर तो ठीक जाता है, परंतु छ जो है ये क्या है, ये अघोष है। कैसा है, अघोष है और महाप्राण है, अघोष है और महाप्राण है। और क को देखो, क तो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। तो यहां पर तो एक ही शेर जिंदा है जिसको ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह कहा जाता है। देखो क्या शानदार प्रश्न है। अगर आपको ऐसे प्रश्नों की समझ है और आपको इस तरह की नॉलेज है, सब चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है, बहुत शानदार, नॉलेज बढ़िया रखो, सिलेक्शन झोली में रहेगा। देखो यहां पर क्या बनाया गया है, यहां पर मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं एक बार, रुकिए, मैं इसको बेहतर से बेहतर बना देता हूं, बढ़िया से बढ़िया स्पष्ट इसको कर देता हूं। यहां पर ये लिखा है, ये ऐसे, तो ये पूछ रहा है कि इसको अगर खोल के लिखा जाएगा तो ये कौन सा है, बताओ। अगर इस रू को खोल कर लिखा जाएगा तो क्या होगा, मैंने समझाया था जब, और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। हम्म, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ तो मैंने सही तो बताया है अभी। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये सारे सघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। देखो मैंने कुछ वहां गलत लिख दिया क्या पहले, ये देखो यहां पर भी तो यही बताया है, अंतस्थ व्यंजन सघोष और अल्प प्राण। हाँ, और क्लास में मैंने वही बता रखा है। कहाँ से हो सर आप, आपके बिल्कुल हृदय से। बहुत शानदार, बहुत शानदार दोस्तों, उत्तर दो। तो लुको शिखा खुल गई भाई हमारी तो। हाँ, तो देखो जो स्वर होते हैं आपके, स्वरों का प्रयोग दो तरह से होता है। किससे होता है, स्वरों का प्रयोग दो तरीके से हमको दिखाई देता है। हम्म, ठीक है, देखो तो स्वरों का प्रयोग दो तरीके से होता हुआ दिखाई देता है। जब भी ध्यान रखना, अगर र के साथ में, अगर र के साथ में ऐसे ऐसे पूंछ निकली हुई है, इसका मतलब क्या होता है, र का शुद्ध रूप है और उसके साथ में छोटा ऊ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, छोटा ऊ। ठीक है, देखो अगर आपको जैसे क के साथ छोटा ऊ लगाना है तो पता लग जाएगा, बड़ा ऊ लगाना है तो पता लग जाएगा, ऐसे ही पता लग जाएगा। परंतु अगर आपको क्या लगाना है, अगर आपको र के साथ में लगाना है तो सीधी पूंछ निकली हुई तो ये है। परंतु अगर ऐसे है, ऐसे एक गोल गुंडी सी बनी हुई है, तो र के शुद्ध रूप के साथ में ये बड़ा ऊ माना जाता है। या तो ये माना जाए, या इस तरह से हो आपका, ऐसे थोड़ी सी डंडी निकली रहे फिर गुंडी सी आए, तो फिर भी ये र के साथ में बड़ा ऊ माना जाता है। तो ये आपका डंडा लगा के गुंडी सी निकली हुई है, तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा, र के साथ में ये बड़ा ऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है बताएं। ठीक है, अगर आपको ये समझ है ना सघोष अघोष की, तो आपका काम बढ़िया है। हाँ, अजीत सर ने क्यों छोड़ दिया, देखो भाई सबकी अपनी अपनी लाइफ रहती है, पता नहीं क्या कारण रहे होंगे। हम्म, पर आरडब्ल्यू जैसे प्लेटफॉर्म को छोड़ना तो पता नहीं क्या कारण रहे होंगे, वैसे तो कोई कारण बनता नहीं, यहाँ तो बिल्कुल परिवार जैसा माहौल रहता है। हाँ,
सबकी लाइफ है, वो जाने, उनका काम जाने। बहुत बढ़िया। तो आपको पकड़ना है, देखो सघोष ये कौन सा नंबर है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। तो आप देखो क और ख, ये तो आपके अघोष होंगे, किसी वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। जबकि ये पूछ रहा है सघोष, तो य और र, अभी हमने बताया य और र ये सारे के सारे सघोष होते हैं, तो यही उत्तर है। त क्या है, त आपका पहला है, त थ, तो पहला दूसरा है, ये अघोष है। और प फ, तो ये पहला दूसरा है, तो ये भी आपका अघोष हो जाएगा। यहां पर सघोष क्या है, सघोष आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो एक चीज और बताऊंगा अभी सघोष अघोष के बारे में, इसको बनाओ। ये आपको बताना है यहां पर हम्म ख छ, हाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं। चलो देखो एक बार इसको सुमेलित करना है। मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण व्यंजन और अघोष व्यंजन, बताओ। अघोष व्यंजन बताओ। इसको ना, इसको थोड़ा सही करके लिख लो। ये छ इसके साथ में लगा हुआ है, थोड़ा सा स्पेस दे के मैं ठीक कर देता हूं। बनाओ इसका क्या उत्तर हो जाना चाहिए। ये ख के बाद छ था, बताओ। मूल स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन सा है, अल्प प्राण कौन से हैं। तो मूल स्वर आपको पता होने चाहिए। मूल स्वर जिनको आपका क्या कहा जाता है, मूल स्वर जिनको आपका, मूल स्वर जिनको आपका क्या कहा जाता है, मूल स्वर जो आपके ह्रस्व स्वर भी कहलाते हैं, लघु स्वर भी कहलाते हैं, एक मात्रिक भी कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कितनी संख्या, 4 होती है। और ये कहाँ है, अ ई उ री, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ग आ जाएगा, ग में है। दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर आपके 7 होते हैं। आ हो गया आपका, ई हो गया, ऊ हो गया, ए ऐ ओ औ, तो ये कहां पर हैं, ये आपके ख में दिए गए हैं। कहां पर, ख में। तो ग और ख, ग और ख से पकड़ लो। तो ग और ख, ये ऑप्शन गया आपका, ये आपका ऑप्शन गया, ये आपका ऑप्शन गया, ऑप्शन सी में ही आपका काम हो जाएगा। इतना सोचने की आगे जरूरत ही नहीं है। पर मूल बात यह है कि पकड़ना चाहिए। अल्प प्राण को देखो, तो आप देखो य र ल व, तो य र ल व आपके सघोष और अल्प प्राण होते हैं। बस ये आपका यहां पर इसका क्या नाम, ये घ हो गया, तीसरे का घ हो गया, तो इसका क हो जाएगा। अघोष है क्योंकि अपने वर्ग का दूसरा है, अपने वर्ग का दूसरा है। क ख, च छ, प फ और श श श, ये तीनों, ये भी आपका अघोष होता है, अभी मैंने बताया। तो ये सारे अघोष हैं। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर ये हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने अगर ये क्लासेस देखी हैं तो वर्णमाला में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, चाहे एक आए या आपके 2 आए। अच्छा, एक चीज अभी मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, बताएं। कोई बच्चा कह रहा है मैंने आपको फंक्शन में देखा, मैं डर गई। क्यों भाई, हम भूत थोड़े ही हैं। ए तुक्का नहीं, तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो देखो दूसरा और चौथा ही है, जबकि ये पहला और पहला है। ये तो अल्प प्राण है आपके, आपको पता है। ये क्या है, ये आपके अल्प प्राण है। जबकि यहां पर देखो त और द, तो त थ द, त थ द, ये एक तीसरा है। तो बस यहीं पर आपका काम हो गया। ख और घ क्या चीज है, ख और घ। उसके बाद अगला, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है, क च ट प, बताइए। हम्म आप फंक्शन में आए थे पूनम, सम्मान समारोह में।
अच्छा, मिले तो हो नहीं आप। किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों को स्पर्श करती है? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देखो, अब देखो ये दांतों को स्पर्श करती है, इसका मतलब क्या है? ये दंत्य, ये किनको पूछ रहा है? ये दंत्यों को पूछ रहा है। तो क वर्ग तो कैसा है? ये क वर्ग वाला तो कंठ्य है। क्या है? कंठ्य। च वर्ग, हाँ, च वर्ग। तो च वर्ग आपका क्या आ जाएगा बच्चे? च वर्ग में आपका च, तो च छ ज, ये तालव्य हो जाएगा। जबकि जो त वर्ग होता है, त थ द ध न, ये दंत्य हो जाता है, और ये आपका ओष्ठ्य हो जाता है। क्या हो जाता है? ओष्ठ्य हो जाता है। तो यहां पर आपका ये आ जाएगा त। त जो है ये आपका दंत्य माना जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमसे कोई भी बच्चा मिलने आता है तो हमारे लिए तो सब लाडला ही है वो। ठीक है। अब वहाँ यूपीएसआई के सम्मान समारोह में बहुत सारे बच्चे हमको मिले, तो आप लोगों की वजह से ही हम हैं, नहीं तो हमें कौन जानता है कौन है? हम भी तो ऐसे ही साधारण ही व्यक्ति हैं, जैसे आप खाते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये समझ करके चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचांग शब्द में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है? पंचांग में उच्चरित ध्वनियां। देखो, जो ये पंचांग शब्द है, पंचांग शब्द है, तो इसको खोल करके सबसे सही कौन से में लिखा गया है, बता दो। कोई दिक्कत नहीं, आप खूब प्रेम करें, खूब लाड़ करें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। हम्म। बताइए दोस्तों। सीडी दोनों नहीं। देखो, अब ध्यान रखना, ये जो अनुस्वार रहता है ये अपने से अगले उसके अनुसार चलता है। ठीक है। देखो, जैसे यहां पर देखो, अपने अगले वर्ग, अगले अगले वर्ण के हिसाब से चलता है। इस अनुस्वार से आगे कौन सा आ रहा है? च वर्ग आ रहा है। च, छ, ज, झ और इय। इस अनुस्वार से आगे जिस भी वर्ग का व्यंजन होता है उसी के पांचवें में वो कन्वर्ट होता है। किसी में? उसी के पांचवें में कन्वर्ट होता है। तो च आ रहा है तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इस अनुस्वार को हमको यहां लिखना पड़ेगा, तो यहां पर हम ईय को डालेंगे, और यहां पर अनुस्वार जो रहता है वो पूरा नहीं रहता, आधा ही रहता है। तो ये यहां पर इस तरह से लिखा जाएगा, पंचा, है ना, पंचा। ये अनुस्वार यहां पर ईय की सेंस में आ गया। और आप देखो यहां पर ग है, तो जिस भी वर्ग का होता है, क, ख, ग, घ, अंग, जिस भी वर्ग का वर्ण आगे रहता है इससे, उसी वर्ग के पांचवें से कन्वर्ट होता है। तो पंचांग, ये क्या आ जाएगा? पंचांग। ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा, यहां पर ये आपका सही माना जाएगा। क्या? यहां पर ये आपका सही माना जाएगा। अनुस्वार के बदले जो भी पांचवा आएगा वो क्या रहेगा? वो आधा रहेगा। तो आधा लिखाने के लिए ऐसे हलंत लगाते हैं, या आधा इस तरह से दिखा देते हैं। तो इस तरह से पंचांग लिखा जाएगा। अगर मैं यहां पर कहूं, बताना एक बार, अगर मैं यहां पर कहूं जैसे मैंने गंगा लिखा, जैसे मैंने यहां पर घंटा लिखा, तो बताना इसको खोल करके कैसे लिखा जाएगा? गंगा को, गंगा को खोलकर कैसे लिखा जाएगा? हाँ, जैसे मैं यहां पर लिखूं वांगमय, जैसे मैं यहां पर लिखूं, चलो वांगमय तो वैसे ही पूरा लिखा जाता है। हम्म। बताओ, बताओ दोस्तों, बताओ दोस्तों, इसको बताओ, गंगा को कैसे लिखा जाएगा? तो जहां यहां पर ध्यान से देखो, जहां पर भी ये अनुस्वार रहता है उससे अगले को देखो ये किस वर्ग का है। जिस भी वर्ग का रहता है उसी का पांचवा आता है। तो गंगा कैसे लिखा जाएगा? अनुस्वार ऐसे आ जाएगा, ये गंगा ऐसे लिखा जाएगा। कैसे? ऐसे, ये पांचवा आ जाएगा। घंटे में देखो ट है, तो ट वर्ग का ट, ठ, ड, ढ और अण। तो अब देखो घंटा में कैसे आ जाएगा? ये ट वर्ग का है, ट वर्ग का ही पांचवा आएगा, आधा आएगा, तो घंटा ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा, है ना? हाँ। सी का डिफरेंस बताओ। हाँ। अरे, अरे यार भाई, ये क्या, तो सेम ही लिख रखा है। ये सेम ही है, सी और डी दोनों हो जाएंगे, डिफरेंस नहीं है। यहां पर कुछ और होगा,
यहां पर कुछ सी और डी जिसने लगाया दोनों सही माने जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कौन मेरे को डिमोटिवेट कौन कर रहा है? अब मेरे को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, मैं डिमोटिवेट होता नहीं हूं भाई। मुझे देखो सुनो, ये जो सेवा मैं कर रहा हूं ये राम जी की कृपा से कर रहा हूं, और जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जिसके पीछे राम जी खड़े हैं और राम जी की कृपा से ये सब काम हो रहा है, तो अगर मेरा काम बनना होगा, मेरे माध्यम से जो भी काम होना होगा, ठीक है, तो निश्चित रूप से करोड़ों लोग भी अगर सामने आ जाएंगे विरोध करने तब भी वो होगा, और अगर नहीं बनने होगा तो करोड़ों लोग सहयोग में भी आ जाएंगे तब भी वो नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें। तो इसीलिए कहा जाता है, बहुत शानदार है कि जानकी नाथ सहाय न करें जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। तुलसीदास जी जब इसमें सीकर में रेवासा पीठ में आए, तो रेवासा पीठ में जो भगवान का विग्रह है उनका नाम है श्री जानकी नाथ जी। तब ये पद उन्होंने वहां लिखा कि जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये बताओ, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? बताइए दोस्तों, बताएं दोस्तों, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन का सही रूप क्या होगा? कंठ्य, स्पर्श, अघोष और अल्प प्राण। कंठ्य, स्पर्श, अघोष। तो ध्यान से देखो, ग कौन से नंबर पर आता है? ग तीसरे नंबर पर है और क वर्ग का है, तो सबसे पहले तो ये कंठ्य होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होता है? सघोष होता है। और भाई तीसरा कौन सा होता है? पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। कैसा होता है? अल्प प्राण होता है। और ये क्या है? स्पर्श व्यंजन तो ये है ही, स्पर्श व्यंजन तो है ही। तो स्पर्श व्यंजन तो चारों में ठीक हो जाएगा, ठीक है, कंठ्य भी चारों में ठीक हो जाएगा। ये कैसा है? ये अघोष नहीं है, ये सघोष है, तो दो ऑप्शन बच गए। और ये महाप्राण नहीं है, ये अल्प प्राण है, तो ऑप्शन बी हमारा यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, बताओ समझ में आई बात? तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अच्छा, मुझे एक दो क्वेश्चन और पूछने हैं आपसे, अगर पेपर में आ जाएं तो बताना। इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। कल हम जो लेंगे, कल टॉपिक लेंगे हम आपका कौन सा टॉपिक लें? जो आप कहें वो ले लें। आप बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ोगे? मेरा मन तो संज्ञा पढ़ाने का, एक ही क्लास में उस टॉपिक को, फिर सर्वनाम, ऐसे ही करके सब जरूरी है। हाँ, एक दो अल्प प्राण, एक दो आपका, एक दो तो है अघोष, 3 4 5 है सघोष, 1 3 5 अल्प प्राण, और आपका 2 4 महाप्राण होता है। ऐसे क्रम से चलते हैं ना, पहले वर्णमाला कर लिया, अब फिर संज्ञा कर लेंगे, संज्ञा के बाद सर्वनाम कर लेंगे, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आगे। 30 क्लास में मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा इनको। अब देखो ध्यान से, देखो अच्छे समझो और जानो इनको, क्या चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्णमाला में कुल अल्प प्राण कितने हैं, अगर ये पूछा जाए वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्ण बताना कितने हैं? वर्णमाला में कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं बताना एक बार। चलो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। अगर मैं यहां पर लिखूं 13, अगर मैं यहां पर लिखूं 31, अगर मैं यहां पर लिखूं 15, और मैं यहां पर डी में लिखूं आपके 35, तो क्या उत्तर यहां पर होना चाहिए? कुल अल्प प्राण कितने हैं? कुल अल्प प्राण वर्ण कितने हैं? कुल अल्प प्राण वर्ण इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए अल्प प्राण, इनकी संख्या कैसे पता करोगे? तो देखो, जितने भी आपके स्वर हैं, सारे के सारे स्वर आपके अल्प प्राण हैं, तो 11 तो ये हो गए। उसके बाद आप यहां पर देखो, उसके बाद आप यहां पर देखो, जो आपके ये स्पर्श व्यंजन है, कौन से स्पर्श व्यंजन है, तो अल्प प्राण में 1 3 5, एक वर्ग में कितने हो गए? एक वर्ग में हो गए 3, 5 वर्ग हैं तो 5 3 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। उसके बाद आपके अंतस्थ व्यंजन, कौन से? आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। और उसके बाद जो आपका ये द्विगुण व्यंजन होता है, कौन सा? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण में भी कौन सा? ये अड वाला, ये भी आपका रहता है। बाकी और सब के बारे में चर्चा होती नहीं है। तो आप अगर काउंट करोगे तो कितना, 11 और 15 कितने हो जाएंगे?
11 और 15 26, 26 और 4 30 और 1 31। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे? कुल संख्या आपकी 31 हो जाएगी। ये आपको बात पता होनी चाहिए। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन और बना दिया जाए आपको समझाने के लिए कि भाई हिंदी वर्णमाला में कुल महाप्राण कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कुल महाप्राण कितने हैं, कुल महाप्राण वर्ण कितने हैं, तो आप बताओ। जैसे ऑप्शन ए में मैं लिख दूं यहां पर 15, जैसे ऑप्शन बी में मैं लिख दूं यहां पर 13, ऑप्शन सी में मैं यहां पर लिख दूं 11 और डी में मैं यहां पर लिख दूं 25। बताना कितने हो जाएंगे? अगर महाप्राण वर्णों की संख्या अगर आपसे पूछ ली जाए पेपर में तो कुल कितने हैं, तो आपको बस एक ही बात पकड़नी है कि इनकी देख लेना है। देखो स्वर तो सारे अल्प प्राण हो गए थे हमारे, महाप्राण में शुरू ही कहां से होगा? स्पर्श व्यंजनों से शुरू होगा। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है? आपका ये महाप्राण है। तो एक वर्ग में 2 आए, टोटल वर्ग कितने हैं? 5 हैं। तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 10 हो जाएंगे। उसके बाद देखो अंतस्थ व्यंजन सारे अल्प प्राण है, परंतु ऊष्म व्यंजन आपके श श श ह ऊष्म, जो आपके ऊष्म व्यंजन हैं, ये ऊष्म जो हैं जिनकी संख्या 4 है, ये सारे हैं। और एक आपका द्विगुण, एक आपका कौन सा? द्विगुण व्यंजन जिसकी संख्या 1 है, कौन सा? ये अढ़ वाला, ये महाप्राण है। तो 10 और 4 कितने हो जाते हैं? 14 और 1 15 हो जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? उत्तर हमारा यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखें। हाँ सर 33 हो सकते हैं क्या अल्प प्राण? नहीं, मैं हमने सिद्ध तो किया, वो तो ऑप्शंस मैंने डाले। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन हम इसमें और बना ले यहाँ पर तो और आनंद आ जाएगा। हिंदी वर्णमाला में, है ना, हिंदी वर्णमाला में कुल सघोष वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल सघोष वर्णों की संख्या, सघोष कितने हैं ये बताओ आप यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर लिखें 25, जैसे हम यहाँ पर लिखें 31, जैसे हम यहाँ पर लिखें आपके 16 और डी इसमें लिखें हम इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताओ कितने हो जाएंगे? सघोष कितने हो जाएंगे? सघोष कितने हो जाएंगे? काउंट करो, सघोष को काउंट करो। तो आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर पाएंगे सघोष वर्णों के बारे में, सघोष वर्णों के बारे में आपको तुरंत पता लग जाएगा कि भाई जितने भी आपके स्वर हैं, स्वर सारे के सारे सघोष हैं। ठीक है, 11 तो ये हो गए। उसके बाद आप स्पर्श व्यंजन में देखो, स्पर्श व्यंजन में आप देखो, स्पर्श व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी हर वर्ग में, यानी हर वर्ग में आपके क्या हो गए? हर वर्ग में आपके 3 हो गए। तो 5 3 15 आपके ये हो जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखो अगर सघोष की देखी जाए तो जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, जो आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, इनकी संख्या भी आपकी कितनी हो जाएगी? 4। ये भी आपके ये भी आपके सघोष हैं। और अगर आप देखने का प्रयास करोगे कि जो आपका ऊष्म व्यंजन है, कौन सा? ऊष्म, ऊष्म में भी आपका ह जो है ये आपका सघोष है। तो 11 और 15 कितने हो जाते हैं? 26 और 4 30 और 1 31 हो जाते हैं। तो इस आधार पर आपका उत्तर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। और अंतिम प्रश्न मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ यहाँ पर, वह कौन सा है? वह है हिंदी वर्णमाला में कुल अघोष, यहाँ पर सघोष देखा था हमने, हाँ, हिंदी वर्णमाला में कुल अघोष वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल अघोष वर्ण कितने हैं ये बताने का आप प्रयास करो। अगर मैं यहां पर लिखूं 13, अगर मैं यहां पर लिखूं 15, अगर मैं यहां पर लिखूं 21 और अगर मैं यहां पर लिखूं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो क्या आपका उत्तर होगा? बताइए कितने हो जाएंगे आपके कौन से? अघोष वर्ण। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सारे के सारे स्वर सघोष हैं। तो शुरुआत ही कहां से होगी? शुरुआत ही आपकी स्पर्श व्यंजनों से होगी। कहां से? स्पर्श व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, तो इस हिसाब से हर वर्ग में 2 हुए तो 10 तो ये हो गए। अंतस्थ व्यंजन सारे सघोष हैं,
जबकि यहाँ पर ऊष्म व्यंजन देखने पड़ेंगे। ऊष्म व्यंजन में 3, कौन कौन से? आपका श और स, ये आपके अघोष हैं। तो और बाकी के बारे में चर्चा होती नहीं है, तो 10 और 3 कितने हो जाते हैं? 13। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये अगर आपने इतना कुछ जान लिया है, तो जितना हमने यहाँ पर डिस्कस किया सब कुछ लगभग हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। किसके बारे में? आपके वर्णमाला के बारे में। और आपको सेशन बहुत ही प्यारा, बहुत ही जानदार लगा होगा। कल जो हम टॉपिक रखने वाले हैं वो टॉपिक रखने वाले हैं संज्ञा। प्रश्नों की संख्या भी कुछ ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से चीज़ें बेहतर से बेहतर कराने का मैं प्रयास करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुनाए तो है आज, तो बहुत चीजें सुना दी। नुक्ता शब्द, नुक्ता शब्द नहीं होता है, नुक्ता वाले वर्ण होते हैं जो अड़ और अढ़ होते हैं। देखो मैंने बताया तो आपको, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। देखो जहां पर हमने वो देखा था, ये देखो मैंने क्या बताया, ये नुक्ता नहीं लिखा हुआ है। ये जो यहाँ पर ये पढ़ाई में जो ये बिंदी लगी हुई है, इसको तो नुक्ता कहते हैं। द्विगुण व्यंजनों में ये जो द्विगुण व्यंजन होते हैं हिंदी और फारसी, ये अड्ड और ढ तो हिंदी के हो गए। ये जो नीचे नुक्ते लगे हुए हैं यही तो हैं, इन्हीं को तो कहा जाता है प्यारे। ये नुक्ते हैं, यही फारसी से आए हैं। क्यों नहीं बताया, कुछ भी छोड़ा नहीं गया है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सुना दिया मैंने, अब कहना गलत। अब मैं कुछ नया ढूंढ के लाऊंगा, तब चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए, अपने अच्छे विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? और मिलते हैं फिर जल्दी ही। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जय राजस्थान। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल।